हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस शेखावत और स्वागत है आज फिर से एक बार आपका मेरी क्लास में। जैसे कि आपको पता है, लास्ट टाइम हमने कुछ इकोसिस्टम के बारे में डिटेल से स्टडी की थी। क्या होता है इकोसिस्टम, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस को हमने वहाँ पे कंप्लीट किया था। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। इकोसिस्टम में हमने उसके टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम और मैन मेड इकोसिस्टम। क्या होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? जो लैंड बेस होता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है? जो हमारा वाटर बेस होता है। तीसरा मैन मेड इकोसिस्टम क्या होता है? जो हमारा ह्यूमन जिस इकोसिस्टम को बनाता है अपने लिए, ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैन मेड इकोसिस्टम। उसके बाद में हमने कुछ स्ट्रक्चर्स का यहाँ पे लास्ट टाइम में पढ़ा था कि स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक बायोटिक कंपोनेंट्स होता है, एक अबायोटिक कंपोनेंट्स होता है। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या पढ़ते हैं हम? सारी की सारी जो नॉन लिविंग लिविंग थिंग होंगी उनकी हम स्टडी कहाँ करते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनकी स्टडी हम कहाँ करते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हम सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो इकोलॉजिकल के कंसेप्ट है उनको वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल कंसेप्ट्स के अंदर फूड चेन। कि क्या होती है फूड चेन? जैसे आपको पता भी होगा, हम पिछली क्लासेस में पढ़ के भी आए हैं कि फूड चेन जिसमें एक प्रोड्यूसर क्या करता है, ऑटोट्रॉफ होता है, फूड बनाता है और उस फूड पे डिपेंडेंट होते हैं कौन? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। और उसके बाद में उनको क्या करते हैं? डिकम्पोज किया जाता है और उस पूरी की पूरी जो एक चेन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। तो विजिट कीजिए स्लाइड को। कि द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। इट प्रोवाइड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्लांट लाइफ. It provides the energy required for all plant life. The plant utilize this energy for the process of photosynthesis, which is used to synthesis their food. कि क्या है कि जो सन है वो एक एनर्जी सोर्स है अर्थ पे। आपको पता है सन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। और प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? प्रोड्यूसर के लिए। प्लांट्स के लिए प्रोड्यूसर टर्म का यूज़ किया जा रहा है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही तो क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं। किसके थ्रू? जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर होता है उन दोनों के मॉलिक्यूल के थ्रू सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं और वही क्या होता है? प्लांट्स का फूड होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, विच इज़ यूज टू सिंथेसिस देयर फूड। जिससे क्या होता है? उनका फूड बनता है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग दिस बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। कि क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपकी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। एंड इज पास्ड ऑन थ्रू सक्सेसिव लेवल। और जितने भी उसके जो लेवल बनते हैं, जैसे प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक फर्स्ट लेवल, फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर तक सेकेंड लेवल और सेकेंडरी से टर्सरी तक थर्ड लेवल। तो ये पूरे जो लेवल बनते हैं उसके अंदर क्या होती है? ये एनर्जी सिस्टमेटिक रूप से पास होती रहती है। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए प्रोड्यूसर from a producer to a consumer and eventually to an apex predator or detritus is called food chain. कि क्या होती है, जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है किससे? प्रोड्यूसर से उसके कंज्यूमर तक, और कंज्यूमर से कहाँ पे? अपेक्स प्रेडेटर। अपेक्स प्रेडेटर मीन जो सबसे ऊपर जो परभक्षी जो प्रेडेटर होता है उस तक जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबका? नेक्स्ट है डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर क्या होता है? ऐसा मैटर जो मृत हो चुका है या क्षय हो चुका है, क्या बोलते हैं उसको? डेड एंड डिकेइंग मैटर। अलॉन्ग विद ऑर्गेनिक डेब्रीज।
यानी अलोंग विद ऑर्गेनिक डेब्रिज क्या होता है, जो आपका जो कार्बनिक मलबा होता है, कार्बनिक मलबा होता है, जो सड़े गले मृत जो पदार्थ होते हैं, उसका क्या होता है, ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय स्क्वेंजर, कि क्या करते हैं, जो स्क्वेंजर होते हैं, जो क्या होते हैं, अपघटक होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं, वो क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिक डेब्रिज को, डेड और डिकेइंग मैटर को क्या करते हैं, छोटे छोटे या ब्रोक डाउन कर देते हैं उनके छोटे घटकों के अंदर, जिससे क्या होता है, जो रिड्यूसर होते हैं वो क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं इसको, इन कॉन्स्टिट्यूट्स को। आफ्टर गेनिंग द एनर्जी, जैसे इन कॉन्स्टिट्यूट्स को एनर्जी मिलती है तो फिर क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे इन कॉन्स्टिट्यूट को एनर्जी मिल जाती है तो ये रिड्यूसर क्या करते हैं, लाइब्रेट कर देते हैं इन मॉलिक्यूल को, किसके अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर देते हैं, लाइब्रेट कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, विच कैन बी यूटिलाइज अगेन बाय द प्रोड्यूसर, जैसे ही वो उसको लाइब्रेट करते हैं, प्रोड्यूसर क्या करते हैं, उसको अगेन यूज कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं हमारे, ये देखो एक डायग्राम के रूप में आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर किया गया है। यहाँ पे देखो ये जो आपको दिखाए गए हैं प्लांट्स, ठीक है, उसको कौन खा रहा है, ये ग्रास ओपर खा रहा है, टिड्डे बोलते हो जिनको, जो घासों में गार्डन्स वगैरह में मिलते हैं, उस ग्रास ओपर क्या कर रहा है, इसको प्लांट्स को खा रहा है। और इस ग्रास ओपर को कौन खा रहा है, ये जो आपके सामने एक माइस दिया हुआ है उसको कौन कर रहा है, चूहा जिसको आप बोलते हो, वो ग्रास ओपर को खा रहा है। उसके बाद में जो ये माइस है उसको कौन खा रहा है, ये स्नेक खा रहा है, और स्नेक को कौन खा रहा है, ये ईगल खा रहा है। तो ये एक चेन बन गई ना, और जैसे ही ईगल क्या होगा, डेड होगा, डेड होते ही इसका क्या होगा, अगेन क्या होगा, इसका डीकम्पोज होगा, किसके थ्रू, डीकम्पोजर के थ्रू। और जैसे ही इसका डीकम्पोजर होगा, इसके अंदर जो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो किस में, एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, और वो वापस से कौन उसको यूज कर लेगा, ये प्रोड्यूसर उसको यूज कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखते हैं थोड़ी सी इसकी थ्योरी में, कि द ग्रास ऑपर ईट द प्लांट, दिखाई दे रहा है आपको, सॉरी, कि जो एक ग्रास ऑपर है वो क्या कर रहा है, इस प्लांट को खा रहा है ना। और उसके बाद में द माइस ईट द ग्रास ऑपर, ये माइस किसको खा रहा है, ग्रास ऑपर को। उसके बाद में द स्नेक ईट द माइस, ये जो स्नेक होता है वो किसको खा रहा है, माइस को। और ये ईगल किसको खा रहा है, स्नेक को। और लास्ट में क्या होता है, इसका डीकम्पोजर होके जो एनवायरनमेंट में चल जाता है सारा का सारा, कौन, जो रिड्यूस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसको यूटिलाइज कौन कर लेता है, फिर प्लांट्स कर लेते हैं, और अपने वापस से फूड में हेल्प ले लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना कंसेप्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। क्या होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स, हम बनाते हैं ना एक पिरामिड, इस पिरामिड में क्या होता है कि उनके बेस यानी उनके बायोमास, उनकी नंबर, उनका जो एनर्जी के बेस पे क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको शो करते हैं किसमें, एक ग्राफ के अंदर, ठीक है, जिससे क्या होते हैं, उनकी स्टडी इजीली हो जाती है, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाते हैं। क्या होता है, एन इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी एक ग्राफ के अंदर क्या होता है, इसको बनाया जाता है। क्यों, किस किस के बनते हैं, नंबर के, संख्या का बनता है, एनर्जी का बनता है, और किसका बनता है, बायोमास का बनता है। और किस बेस पे बनता है, उनके ट्रॉफिक लेवल यानी उनके पोषण स्तर। मैंने बताया था ना कि प्रोड्यूसर का ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट होगा, प्रोड्यूसर से कौन खाएगा, कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, वो ट्रॉफिक लेवल सेकंड हो जाएगा, प्राइमरी को सेकेंडरी खाएगा तो वो ट्रॉफिक लेवल थर्ड हो जाएगा, और टर्सरी को कौन आगे जो डीकम्पोज करेंगे तो वो ट्रॉफिक लेवल फोर्थ में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, जो चार्ल्स एल्टन वाज द फर्स्ट इकोलॉजिकल टू डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल पिरामिड एंड इट्स प्रिंसिपल इन 1927, कि चार्ल्स एल्टन जो थे वो फर्स्ट इकोलॉजिस्ट थे जिसने क्या किया था, इकोलॉजिकल पिरामिड को डिस्क्राइब किया था। और जब इसने डिस्क्राइब किया था, कौन से सन में किया था, 1927 के अंदर।
नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे कौन कौन से पिरामिड्स हम यहाँ स्टडी करेंगे। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। फर्स्ट हमारा है पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर के अंदर क्या होता है, देखो नंबर में क्या होता है कि जो उनके संख्या के अकॉर्डिंग हम उसको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि संख्या में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, उसके बाद में उसमें अपर लेयर पे कौन आता है, सेकेंडरी पे कौन आता है, टर्सरी पे कौन आता है, उस बेस पे हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। In this type of ecological pyramid, the number of organism in each trophic level is considered as a level in the pyramid। कि क्या होता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड में जब द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ईच ट्रॉफिक लेवल की जो ट्रॉफिक स्तर में प्रत्येक जीव संख्या को पिरामिड में एक स्तर माना जाता है कि यानी ईच मतलब ट्रॉफिक लेवल यानी प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो जीव संख्या होती है, जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको क्या माना जाता है, एक पिरामिड के स्तर में माना जाता है। ये आपको यहाँ पे शो भी किया गया है, देखो प्रोड्यूसर को एक लेवल दे दिया, प्राइमरी को एक लेवल दे दिया, सेकेंडरी को एक लेवल दे दिया, टर्सरी को एक लेवल दे दिया। इसी अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ये पिरामिड बनाए जाते हैं। द पिरामिड ऑफ नंबर इज यूजुअली अपराइट, यानी जो कैसा बनता है, अपराइट यानी सीधा बनता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस भी होता है, कौन सा, कि डिट्राइज फूड चेन जब बनाते हैं, यानी जो ऐसी फूड चेन, क्या होती है डिट्राइज फूड चेन, ऐसी फूड चेन जो मृत प्लांट से यानी मृत कार्बनिक पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से या सड़े गले पौधों से स्टार्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिट्राइज फूड चेन। ठीक है। नेक्स्ट पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होता है, सेम यही है। इन दिस पार्टिकुलर टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड ईच लेवल टेक इनटू काउंट द अमाउंट ऑफ बायोमास, कि इसमें भी क्या होता है, प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल के अंदर क्या होता है, उनके बायोमास यानी जैव भार को एक पिरामिड में हर एक में एक लेवल के रूप में लिया जाता है। देखो ये यहाँ बना दिया इसने जूप्लैंक्टन का लेवल, एक बना दिया इसने यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन का लेवल। ठीक है। अब ये जो पिरामिड होता है, बायोमास का पिरामिड भी हमेशा क्या बनते हैं, अपराइट यानी सीधे बनते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन केस यहाँ पे भी आता है। कौन सा एक्सेप्शन केस है, कि ओशियंस जो महासागर का जो बनेगा पिरामिड, वो क्या होगा, हमेशा कैसा बनेगा, डाउन साइड बनेगा, यानी उल्टा बनता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ जूप्लैंक्टन डिपेंड ऑन ए रिलेटिवली स्मॉलर नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, यानी जो जूप्लैंक्टन होते हैं उनका वेट बायोमास ज़्यादा होता है, फाइटोप्लैंक्टन का कम होता है, तो जूप्लैंक्टन अपर साइड में आ जाएंगे और फाइटोप्लैंक्टन लोअर साइड में आ जाएंगे। नेक्स्ट पिरामिड ऑफ एनर्जी। हमेशा याद रखना कि पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि एनर्जी का सोर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जब इकोलॉजिकल कंसेप्ट किए थे, कि एक ही सोर्स है हमारे पास में एनर्जी पे, अर्थ पे, कौन है वो, सन। ऐसे तो बहुत सोर्स हैं, लेकिन प्लांट की रेस्पेक्ट में हम सिर्फ एक ही सोर्स को काउंट करते हैं, और जो सन है वो एक ही सोर्स है। और सन किससे, सन से कौन एनर्जी लेता है, प्रोड्यूसर लेते हैं। प्रोड्यूसर को कौन देता है, सन देता है, और फिर प्रोड्यूसर आगे किसको देते हैं, कंज्यूमर को। कंज्यूमर से कौन लेता है, सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर, और ये प्रोसेसिंग चलती रहती है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज द ओनली टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड विच इज़ ऑलवेज अपराइट एज द एनर्जी फ्लो इन ए फूड चैन। कि क्या होता है, ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी एक ऐसा इकोलॉजिकल पिरामिड है जो हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। और कैसा होता है, यूनी डायरेक्शन, यानी एक दिशीय होता है। ऐसे तो नहीं है ना कि सन पहले तो प्रोड्यूसर को एनर्जी दे देगा और प्रोड्यूसर के बाद में नेक्स्ट टाइम प्रोड्यूसर को नहीं दे के सीधा कंज्यूमर को दे देगा। नहीं, जो फ्लो है वो उसी फ्लो चार्ट में चलता रहता है, यानी एक यूनी डायरेक्शन में चलता रहता है। ऑल्सो विद एवरी इंक्रीजिंग ट्रॉफिक लेवल सम एनर्जी इज लॉस्ट इनटू द एनवायरनमेंट। मैंने आपको बताया भी था कि जब एनर्जी की बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर, तो क्या होता है, जैसे प्रोड्यूसर को किसने खाया, कंज्यूमर ने खाया, तो प्रोड्यूसर में सपोज दैट 1000 किलो कैलोरी एनर्जी थी, तो कंज्यूमर में सारी की सारी नहीं जाती,
क्यों? क्योंकि जो एनर्जी का 10% रूल यही होता है, क्योंकि जैसे ही वो ट्रांसफ़र होती है ना एनर्जी, तो 1000 का सिर्फ 10% ही आगे जाएगा, यानी 100 किलो कैलोरी जाएगा, बाकी 90% क्या होगा, एनवायरनमेंट में चला जाएगा। ठीक है, या फिर बोल दो कि जो उसको सन से मिली है तो 90% उसने अपना फूड बना लिया और 10% आगे ट्रांसफ़र कर दी। नेक्स्ट चलो, इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इसमें क्या होता है, फॉलोइंग पॉइंट्स देखिए, दे शो द फीडिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट इकोसिस्टम। कि इसके अंदर पिरामिड्स के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर फीड करते हैं, उसको पिरामिड में शो किया जाता है। जैसे आपको पीछे नंबर का पिरामिड अलग लिया आपने, बायोमास का अलग पढ़ा, उसके अलावा जो आपने एनर्जी का है वो अलग पढ़ा। तो ये क्या हुए, अलग अलग मतलब ऑर्गेनिज्म को अलग अलग उनके इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग शो करते हैं। इट शो द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। ये क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र की एफिशिएंसी को भी शो करते हैं। नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ द इकोसिस्टम कैन बी मॉनिटर्ड एंड मैनी फर्दर डैमेज कैन बी प्रिवेंटेड। कि जो कंडीशन ऑफ द इकोसिस्टम होता है, यानी इकोसिस्टम की में क्या होता है कि ये क्या करता है, पिरामिड मॉनिटर भी करता है उसको, इकोसिस्टम को। उसके अलावा अगर उसमें कुछ डैमेज हो रहा है तो उसको प्रिवेंट भी करता है, यानी डैमेज होने से रोकता भी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हमारी लिमिटेशंस ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड। की लिमिटेशंस क्या क्या हैं इस इकोलॉजिकल पिरामिड की। सबसे पहले देखो, मोर देन वन स्पीशीज में ऑक्यूपाई मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल एज इन कोज ऑफ द फूड वेब। हम क्या करते हैं, देखो कि फूड वेब और फूड चेन तो मैंने आपको पढ़ा दिया, फूड वेब हम आगे बढ़ेंगे। फूड वेब में क्या होता है कि एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर बहुत सारे स्पीशीज़ काउंट हो जाती है, लेकिन चेन के अंदर क्या होती है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ ही दूसरी पर्टिकुलर स्पीशीज़ पे डिपेंड होती है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ फूड चेन को पिरामिड में शो कर सकते हैं, फूड वेब को पिरामिड में शो नहीं कर सकते। दिस सिस्टम डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट्स फूड वेब। क्लियर है। नेक्स्ट है, द सेप्रोफाइट्स आर नॉट कंसिडर्ड इन एनी ऑफ द पिरामिड इवन दो दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेरियस इकोसिस्टम। क्या मीन है इसका, कि जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, जो डीकम्पोजर्स वगैरह होते हैं, या जो मृत पौधे वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, इसके अंदर काउंट नहीं किए जा सकते। आपके डीकम्पोजर वगैरह होते हैं वो इकोलॉजिकल पिरामिड में काउंट नहीं किए जाते, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसके अंदर, इको सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है, these pyramid are applicable only to simple food chain which usually do not occur naturally। कि क्या है कि ये जो पिरामिड्स होते हैं ओनली सिंपल फूड चेन्स जो होती हैं उन पे ही क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। these pyramid do not deliver any concept in relation to variation in season and climate। कि ये जो पिरामिड्स होते हैं वो किसी भी सीज़न और क्लाइमेट यानी मौसम और जलवायु की विविधता को या उनमें रिलेशन को क्लियर नहीं करते हैं। नेक्स्ट, दे डू नॉट कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ द सेम स्पीशीज एट डिफरेंट लेवल। कि ये क्या करते हैं, जो सेम स्पीशीज़ होती हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल के अंदर जो सेम स्पीशीज़ आती हैं, जो जीवों की अनुकूलन क्षमता होती है और उनका अभिविन्यास होता है, उसको क्या होते हैं, शो नहीं कर सकते। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, फूड वेब। पता ही है आपको, मैंने जैसे थोड़ा बहुत बताया है फूड वेब के बारे में, कि फूड चेन तो क्या होता है, एक चेन के अंदर चलता है, यानी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ ही अपने फूड के रूप में लेती है। जैसे हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स थे उसको किसने, बीटल ने या ग्रास ओपर ने खाया, फिर ग्रास ओपर को किसने खाया, माइस ने खा लिया, फिर माइस को स्नेक ने खा लिया, तो ये एक चेन बन गई। ठीक है। लेकिन फूड वेब में क्या होता है कि एक स्पीशीज़ पे बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज़ क्या होती हैं, इंटरकनेक्ट होती रहती हैं। चलिए देखते हैं, फूड वेब इज़ ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑफ फूड चेन।
कि क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें फूड चेन होती है आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं। इट कंप्राइज ऑल द फूड चेन विद इन ए सिंगल इकोसिस्टम। ठीक है, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग दैट प्लांट्स ले द फाउंडेशन ऑफ ऑल द फूड चेन। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी लाइन इस पे दी हुई है कि फूड जो वेब होती है, फूड वेब के थ्रू हमें ये पता चलता है कि सिर्फ एक प्लांट ही है जो क्या होते हैं, सभी फूड चेन को मतलब सभी फूड चेन के अंदर कंसीडर होते हैं, यानी क्या करते हैं, पूरे के पूरी प्लांट जो फूड चेन होती हैं वो किस पे, यानी फूड वेब होती है किस पे डिपेंड होती है, प्लांट्स पे। ठीक है, इन ए मरीन एनवायरनमेंट फाइटोप्लैंक्टन फॉर्म द प्राइमरी प्रोड्यूसर, कि मरीन एनवायरनमेंट के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन यानी जो पादप पलवक होते हैं। ठीक है, कौन खाएगा उनको, जू प्लैंक्टन यानी जो जंतु पलवक होते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देखते हैं। ए लीनियर पाथवे शोविंग द फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी फूड चेन के अंदर क्या होता है, एक लीनियर पाथवे बनता है। ठीक है, यानी एक सीधी लाइन के रूप में एक चेन चलती रहती है। जबकि फूड वेब के अंदर क्या होता है, एक मल्टीपल ऑफ नेटवर्क्स शोविंग द फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी मल्टीपल नेटवर्क उसके अंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट है, एन ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर लेवल ट्रॉफिक फीड्स ऑन ए स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ऑफ लोअर ट्रॉफिक लेवल, यानी एक ऑर्गेनिज्म होता है जो हायर ट्रॉफिक लेवल, यानी कहने का मतलब जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, ये फिक्स है। यानी जो सेकेंडरी के अंदर अगर आपने माइस पढ़ा है और प्राइमरी के अंदर आपने बीटल्स या ग्रास ओपर पढ़ी है, तो माइस ही ग्रास ओपर को खाएगा, उसके लिए कोई और नहीं आएगा कि कहीं से गोट आ जाती है या कहीं से शिप आ गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फूड वेब के अंदर क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल हैज ए असेस टू मोर मेंबर, यानी सारी की सारी फूड वेब क्या आपको पता है फूड चेन इंटरकनेक्टेड होती हैं, यानी जरूरी नहीं है कि माइस ही बीटल को खाएगा, गोट भी आ सकती है खाने के लिए, कोई और एनिमल भी आ सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट चलो, हैज़ नो इफेक्ट ऑन द एडेप्टेबिलिटी एंड कम्पिटिवनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी इसकी जो एडेप्टेशन होती हैं और जो इसका ओरिएंटेशन यानी कम्पिटिवनेस होता है वो मतलब ऑर्गेनिज्म का, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और इसके अंदर हैज़ अ रोल इन इम्प्रूविंग द एडेप्टेबिलिटी एंड कम्पिटिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर जो एडेप्टेशन है, जो अडेप्टेबिलिटी है और जो कम्पिटिवनेस है, उसका क्या होता है, इसमें रोल होता है, यानी कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता रहता है। नेक्स्ट एक शॉर्ट नोट सा दिया हुआ है आपको, ट्रॉफिक लेवल की इंट्रोडक्शन देखो। ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल किसका होता है, प्रोड्यूसर का। क्या करते हैं ये, अपना फूड खुद बनाते हैं, और एग्जाम्पल क्या है, प्लांट मेक्स फूड। सेकंड देखो, सेकंड ट्रॉफिक लेवल यानी प्राइमरी कंज्यूमर, एग्जाम्पल लेना है तो आप ग्रास ओपर ले लो जो आपको पीछे फूड चेन में बताया था। क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं किसको, प्रोड्यूसर को, यानी प्रोड्यूसर को खाते हैं, अपने फूड के रूप में लेते हैं। माइट्स ईट प्लांट सीड्स। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड ट्रॉफिक लेवल में देखो, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स को, और क्या, जैसे एग्जांपल जो स्नेक होता है वो माइस को खाता है। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के अंदर टर्सरी कंज्यूमर, वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म को, जैसे हॉक्स होते हैं वो किसको खाते हैं, स्नेक्स को खाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एनर्जी फ्लो सिस्टम, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी। जैसे एनर्जी फ्लो सिस्टम मैंने आपको बताया था कि सन एक ही एनर्जी सोर्स है किसके पास में, प्रोड्यूसर प्लांट्स के पास में, अपने फूड को बनाने के लिए। जैसे इसमें दिखाया भी गया है, जैसे देखो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना फूड किसकी प्रेजेंस में बना रहे हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये जो प्रोड्यूसर हैं हर्बीवोरस खा रहे हैं इनको, फिर हर्बीवोरस को कौन खा रहा है, कार्निवोरस, और कार्निवोरस को टॉप प्रेडेटर खा रहे हैं। एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, जो प्रोड्यूसर हर्बीवोरस प्रोड्यूसर को खाएंगे तो इसके अंदर एनर्जी जाएगी, फिर इसके अंदर एनर्जी जाएगी, नेक्स्ट टॉप का प्रेडेटर तक ये एनर्जी
पहुंच जाएगी। चलिए थ्योरी देखते हैं। द एनर्जी पिरामिड एग्जिबिट द फ्लो ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी पिरामिड क्या करता है, फ्लो ऑफ एनर्जी को एग्जिबिट करता है। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन लेवल टू अनदर व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द हायर लेवल कंज्यूम ईट एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द लोअर लेवल। कहने का मीन है कि एनर्जी फ्लो होती है कैसी, एक लेवल से दूसरे लेवल के अंदर क्या होती रहती है, फ्लो होती रहती है। कैसे कि जब हायर लेवल ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर या ऑर्गेनिज्म होता है, जब लो लेवल ऑर्गेनिज्म को खाता है तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना। जैसे अगर हर्बीवोरस को कार्निवोरस ने खाया, ठीक है, तो हर्बीवोरस के अंदर जो एनर्जी थी वो किस में ट्रांसफ़र हो गई, कार्निवोरस के अंदर। नेक्स्ट, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइड डिफरेंट पोजीशन इन द फूड चेन, कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट पोजीशन लेते हैं किसके अंदर, अपनी अपनी फूड चेन के अंदर। जैसे हर्बीवोरस को ये पोजीशन मिली हुई है, कार्निवोरस को ये पोजीशन मिली हुई है, तो सबकी एक अलग अलग पोजीशन है ना। नेक्स्ट देखिए, डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, कि इनको ये पोजीशन कैसे मिली है, अपने अपने न्यूट्रिशन, अपने अपनी फूड के बेस पे। एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज द ट्रॉफिक लेवल, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल के रूप में जानते हैं। जैसे ये हो गया ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, ये ट्रॉफिक लेवल सेकंड, ये ट्रॉफिक लेवल थर्ड, और ये ट्रॉफिक लेवल फोर्थ। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, सेम एनर्जी को इसमें आपको जूम करके शो किया गया है कि ये देखो एक सन है जो एनर्जी दे रहा है किसको, प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर से ये एनर्जी किस में जा रही है, हर्बीवोरस में, हर्बीवोरस से कार्निवोरस में, और कार्निवोरस से किस में जा रही है, टॉप प्रेडेटर के अंदर ये एनर्जी शिफ्ट हो रही है। नेक्स्ट चलिए, द 10% एनर्जी लो क्या होता है, किसने दिया था सबसे पहले ये 10% एनर्जी लो, रेमंड लिंडमैन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एनर्जी लो दिया था। क्या कहा था इन्होंने दो लो बताए थे। सबसे पहले कि जो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं ना, उसमें भी ये दो रूल होते हैं वो पढ़े जाते हैं। पहला बताया था कि जो एनर्जी होती है उसको हम ना तो बना सकते हैं, ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकंड रूल ये था कि जब एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं तो सिर्फ 10% एनर्जी ही एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र होती है, बाकी 90% जो एनर्जी होती है वो एनवायरनमेंट में रिड्यूस हो जाती है, एनवायरनमेंट में चली जाती है। चलिए देखते हैं थ्योरी में। द ट्रांसफ़र ऑफ द एनर्जी इन द फूड चेन इज़ लिमिटेड एंड हैंस द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन इज़ लिमिटेड, यानी जो एनर्जी होती है वो भी फूड चेन के अंदर लिमिटेड होती है ट्रांसफ़र, और जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं वो भी क्या होते हैं, फूड चेन के अंदर क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। देयर इज़ ओनली 10% ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम each lower trophic level to the next higher trophic level, कि ओनली 10% एनर्जी क्या होती है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर ट्रांसफर होती है। नोन एज द 10% एनर्जी लो वाज प्रपोज्ड बाय रेमंड लिंडमैन नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, इस 10% रूल को प्रपोज किया था। द प्राइमरी कंज्यूमर डू नॉट एक्वायर 100% ऑफ द एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम द प्लांट प्रोड्यूसर, कि क्या होता है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्लांट और प्रोड्यूसर जो भी हैं आपके, उनसे क्या होता है 100% एनर्जी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी तो क्या होती है वो कंज्यूम कर लेता है, किसके लिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। जैसे सन से उसको आई 1000 किलो कैलोरी एनर्जी, तो क्या हुआ, फूड भी तो बनाएगा ना, तो 90% या कुछ जो भी आप एनर्जी का कुछ पार्ट होता है वो उसके अंदर चला जाता है फूड बनाने में, कुछ आगे ट्रांसफ़र हो जाता है और कुछ एनवायरनमेंट में विलीन हो जाता है। जैसे देखो कि एक सन है, ठीक है, सन से हीट आई तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन सा था, प्रोड्यूसर का था, उन्होंने क्या किया, फूड बनाया। दूसरा किसका था, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल हर्बीवोरस, ये आपको बीटल दिखा दी, उसमें ट्रांसफ़र हो गई। नेक्स्ट ये कौन है, थर्ड जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई।
उसके बाद में वही हीट कुछ तो एनवायरनमेंट में दिखाई दे रही है, कुछ ट्रांसफ़र हो रही है, फिर अगेन कुछ एनवायरनमेंट में जा रही है, कुछ ट्रांसफ़र हो रही है। नेक्स्ट डीकम्पोज़र में भी यही हो रही है कि कुछ तो डीकम्पोज़र के पास में आ रही है, कुछ एनवायरनमेंट के थ्रू जा रही है। तो ऐसे ही करके ये साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट देखिए, बहुत क्लियरली इसके अंदर आपको डायग्राम के अंदर समझ आएगा कि 100 जूल जो एनर्जी अवेलेबल है फूड में प्रोड्यूसर के पास में, उसमें जो 10 जूल एनर्जी अवेलेबल है फूड में, तो 1000 जूल एनर्जी आ रही है लाइट में। ठीक है, तो 10 जूल तो इसको मिली, बाकी 990 जो 990 है वो कहाँ चला गया, एनवायरनमेंट के अंदर। वैसे ही क्या होगा, 10 जूल का जो बचेगा उसका 10% तो क्या होगा, आगे ट्रांसफ़र होगा, बाकी सारा एनवायरनमेंट में चला जाएगा। तो क्या होगा, 10 जूल का कितना होता है, 1% बचता है, वो बाकी क्या होगा, एनवायरनमेंट में चला गया। ऐसे करके होता है क्या, एनर्जी का ट्रांसफ़र चलता रहता है। इसी प्रकार देखिए प्रोड्यूसर के अंदर कितनी एनर्जी है, 1000 kg एनर्जी है, और आगे जाती है ये 90% एनवायरनमेंट में, 100 kg आगे चली गई, उसके अलावा 10 kg आगे चली गई, फिर नेक्स्ट 1 kg आगे चली गई। तो ये क्या होता है, हमारा एनर्जी का सिस्टम होता है कि एनर्जी में सिर्फ 10% ही एनर्जी फ्लो करेगी, बाकी 90% एनवायरनमेंट में विलीन हो जाएगी। ये हमारा इकोसिस्टम आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द इकोसिस्टम। क्या होता है इकोसिस्टम, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग कंपोनेंट या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे मिलकर एक जो सिस्टम बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। अदर लैंग्वेज में आप यूँ भी बोल सकते हो कि बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स का क्या होता है, जो इंटरेक्शन होता है, जो क्या होता है, रिलेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। आपको पता है कि 3 टाइप से हमने पढ़े थे, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और मैन मेड। टेरेस्ट्रियल में हम कौन कौन से पढ़े थे, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट और टुंड्रा। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इंक्लूड करना चाहो तो नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, विच इकोसिस्टम डू वी लिव इन। हम कौन से इकोसिस्टम में रहते हैं, हम लैंड पे रहते हैं। लैंड पे रहने का मीन हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रहते हैं। ठीक है, देखिए, वी लिव इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दिस इज द इकोसिस्टम वेयर ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट एंड लैंड फॉर्म। एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इंक्लूड टुंड्रा, टैगा, ट्रॉपिकल, रेनफोर्स्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, टेम्परेट। आपको फॉरेस्ट काफ़ी एग्जाम्पल बताए हैं, आप उसको भी वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। आपको पढ़ाई थी, द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम इंक्लूड द ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल फीचर ऑफ द एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ए पर्टिकुलर हैबिट. It also provide information regarding the climate condition of that area. ये सारे क्वेश्चन आपके जो आपके कंसेप्ट पीछे आपको पढ़ाए गए हैं उनसे रिलेट हैं, तो आई थिंक आपको इनमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप क्लियर कर सकते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। लैंड पे सबसे ज़्यादा क्या है, वाटर है, तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम भी कौन सा होगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। कि इकोसिस्टम का जो मेजर फंक्शन क्या है, कि द इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनवायरनमेंट सिस्टम। द अबायोटिक कंपोनेंट प्रोवाइड द मैट्रिक्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट। कि अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या करते हैं, मैट्रिक्स देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जो कार्बनिक पदार्थों को बनाने के लिए। कौन कौन से, जैसे लाइट हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, एयर हो गया, विंड हो गई, ठीक है, ऐसे करके सॉइल वगैरह बहुत ज़्यादा, ये सारे किस में आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स में। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स ए गुड इकोसिस्टम। ए गुड इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटिव प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड द एनवायरनमेंट। कि गुड इकोसिस्टम में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं,
और क्या होता है एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है एक अच्छा इकोसिस्टम बनता है। A healthy ecosystem has an energy source and the decomposer that break down dead plants। कि healthy ecosystem में क्या होता है, एनर्जी सोर्स होता है, लास्ट में डीकम्पोजर आते हैं, उनको डीकम्पोज करते हैं, डीकम्पोज के बाद में एनर्जी फिर से रिड्यूस होती है और वो क्या होती है एनवायरनमेंट में चली जाती है। नेक्स्ट देखिए, वट ऑल इंक्लूड द नॉन लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम, यानी इसको आप अबायोटिक कंपोनेंट्स के रूप में भी पढ़ सकते हैं। क्या क्या आ जाएगा, एयर, विंड, वाटर, रॉक, सॉइल, टेम्परेचर, सनलाइट, ये सब क्या है नॉन लिविंग थिंग्स और यानी अबायोटिक कंपोनेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये इकोसिस्टम कंसेप्ट क्लियर होगा। गुड लक।